वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स बिट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बोर्ड्स के लिए, लेकिन वो बहुत डल होती है, और हिस्ट्री में तो उसकी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। साथ के साथ एक प्रॉब्लम और है यार एनसीईआरटी में कि टॉपिक्स को बहुत आगे पीछे करके दिया गया है। पहले कुछ स्टोरी का बिल्कुल डिफरेंट सा वर्जन दे देंगे, फिर बीच में कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे, राइट। तो वो जो स्ट्रक्चर हमको चाहिए होता है कि अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो भी मिसिंग है ना। तो वो सारी की सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो नोट्स को बच्चे कुछ इसी तरीके से बनाया गया है कि एक तो आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पूरे चैप्टर को समझ पाओ, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर डॉट्स कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप बीच में से कुछ भी सुनाने लगोगे तो आपको पता भी नहीं, अब यही पूछोगे कि सीता कौन था रामायण में, ठीक है। तो वो नहीं होने वाला। नोट्स बहुत सही तरीके से बनाए गए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए और बहुत छोटे तरीके से बनाए गए, कुछ इस तरीके से बनाए गए कि आप डायरेक्टली उनको अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आंसर राइटिंग की बात आई है तो क्या हम सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाले हैं? नहीं भैया, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करते चलेंगे कि सीबीएसई बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, और हमें कैसे आंसर्स लिखने हैं वो सब भी मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें बताती चलूंगी। तो ओवरऑल जो सार है इस वन शॉट सीरीज का वो ये है कि पूरा चैप्टर आपका कवर होगा, साथ के साथ बोर्ड्स के जितने भी टिप्स और ट्रिक्स हैं कि कैसे आंसर लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पे हम कुछ और चीजों को एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, कौन से अपडेटेड डेटाबेस को हम डाल सकते हैं, वो सब कुछ आपको इसी एकमात्र वीडियो के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। तो कुर्सी की पेटी थाम लो, एंड तक वीडियो के अंदर हम बहुत सही तरीके से फटाफट चैप्टर को खत्म करेंगे। इसी के पैरेलली हमारी क्लास 12th की फिजिक्स बोल रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है। तो सिर्फ हिस्ट्री का काम तमाम नहीं करेंगे, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी साथ के साथ करते चलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोनों प्लेलिस्ट का, साथ के साथ टेलीग्राम चैनल का, जहां से आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपने काफी बार सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, है ना। एक मूवी भी आई थी मोहनजोदाड़ो करके, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या था, कुछ टाइम जो सबसे पहली जो सिविलाइजेशन आई है, जो एग्जिस्टेंस में आई है, देखो सिविलाइजेशन, सिविल का मतलब होता है कि इंसान जो है, पहले क्या था, इंसान जंगलों के अंदर घूमता रहता था, हंटिंग गैदरिंग के ऊपर सर्वाइव करता था। लेकिन जब वो एक जगह के ऊपर सेटल हो गया, है ना, कि भैया अब यहीं पे रहना है, वहीं उसने अपना घर बनाया, वहीं उसने कुछ ना कुछ ऐसा साधन देखा कि खेती बाड़ी कर लेता हूं, है ना, या फिर धीरे धीरे अर्बनाइजेशन आने लगा। तो जब उसने ठान लिया कि अब ऐसे घूमना नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर और सेटल हो जाना है, तो वहां से बनती है हमारी सिविलाइजेशन, ठीक है। और इसीलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जितने भी हिस्टोरियंस रहे हैं उनको इंटरेस्ट होता है जानने के बारे में कि सबसे पहली सिविलाइजेशन कैसी रही होगी, वहां का रहन सहन कैसा रहा होगा, वहां पे लोग कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे, क्या ऐसा डिस्टिंक्टिव फीचर था वहां पे, है ना। तो उसी सबको लेकर के सिविलाइजेशंस को पढ़ा जाता है। तो अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो हमारे पास आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां से माना जाता है कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है, ठीक है। इसी के पैरेलली और भी सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आ रही थी। अब किसी के भी बारे में क्लियर कट कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो भी हमें टेक्स्ट्स मिले हैं, रिटन डेटाबेस अगर हमको मिला है तो उसको हम समझ नहीं सकते हैं, उस स्क्रिप्ट को अभी तक डिसिफर नहीं किया गया है, ठीक है। सिमिलरली कुछ और कॉन्टिनेंट्स थे, जैसे इराक के अंदर एक सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और इसके ऊपर हम क्लास 11th की हिस्ट्री के अंदर पहला चैप्टर बहुत डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी काफी सारी छोटी छोटी सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, यानी मनुष्य अब सभ्य हो गया है, ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत बार एक टर्म रिपीट होगा यहाँ पे, कल्चर, ठीक है। और कल्चर से क्या मतलब है, कल्चर से मतलब है फॉर एग्जांपल जो पंजाबी होते हैं उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, पगड़ी पहनी हुई है, सूट सलवार पहना हुआ है, गिद्दा करते हैं, है ना। सिमिलरली जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां का एक डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट खाने के डिशेज हैं, है ना। हर स्टेट का, हर एरिया का अपना कुछ ना कुछ एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल है, भले वो उनके क्लोथ्स हैं, उनका ईटिंग पैटर्न है, उनका रहन सहन है, या कुछ भी है, उनके त्योहार हैं, उनके रिचुअल्स हैं, अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स वहां पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, राइट। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली कल्चर भी वही है कि वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर वो कॉमन स्टाइल जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो, अच्छा ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इस स्पैन ऑफ टाइम में यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस के अंदर अब मनुष्य तो बचे नहीं है, वो तो मर चुके हैं, उनकी चीजें बची है ना। उन चीजों से हम उनको उनका एक स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टूल्स हमें मिले हैं, जो ऑर्नामेंट्स हमें मिले हैं, जो पोइट्री हम लोगों को मिली है, राइट, उसी से हम सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं,
ठीक है। इसी तरीके से हमें बहुत सारी सेल्स मिली हैं, बिट्स मिले हैं, वेट्स मिले हैं, एक अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट मिली है, जो भी वहां पे लिखा हुआ है, कहीं पे दीवारों पे कुछ लिखा हुआ था, कहीं पे जो ऑब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, उनको हम अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं, कोड नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें मिलकर के हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताती हैं और यही सब चीजें वहां के कल्चर को डिपिक्ट करती हैं। ठीक है, ओके। एरिया की बात करते हैं तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्चुअली में ऑन लैंड कहां पे एग्जिस्ट करती थी, तो ये थी भैया अफगानिस्तान का हिस्सा इसने घेरा हुआ था, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान और गुजरात। तो इंडिया, अफगानिस्तान और आज के टाइम पे जो पाकिस्तान के अंदर हिस्सा चला गया बलूचिस्तान वगैरह वाला, वो सब एरिया के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करती थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। पहला टॉपिक आता है फेजेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। 3 फेजेस थे बच्चे। पहला था अर्ली हड़प्पन, जिसको 3300 से 2600 बीसी तक डिनोट किया जाता है। यहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले कि इस टाइम पे यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी और पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म मतलब जब आप एनिमल्स को पालने लगते हो, है ना, कि आपने बकरियां पाल ली या फिर आपने गाय को पाल लिया तो फिर आप उसका दूध वूध यूज कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी सेटलमेंट्स होती थी, बहुत छोटे छोटे घर थे, कोई भी बड़ी बिल्डिंग हमें देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा यहाँ पे एविडेंस ऐसे हैं कि एक टाइम पे यहाँ पे लार्ज स्केल बर्निंग हो गई थी और इसी वजह से यहाँ पे जो सिटीज थी वो अबेंडन हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है मैच्योर हड़प्पन फेज, जो 2600 से लेकर के 1900 बीसी तक आता है और इसको पीक फेज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मैसिव अमाउंट के ऊपर अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन विद टाइम इन सिटीज और इन कल्चर का भी डिक्लाइन होने लगता है और एग्जिस्टेंस में आता है लेट हड़प्पन फेज 1900 से लेकर के 1300 बीसी तक। ठीक है, रफ टाइमलाइन आप याद रख सकते हो कि लगभग ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी सेकंड टॉपिक है, जो मैच्योर हड़प्पन हमारा फेज था। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से प्लांट्स देखने को अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे व्हीट उगाने लग गए थे लोग, बार्ले उगाने लग गए थे, लेंटिल, चिकपी, मिलेट्स, ये सारी चीजें करने लग गए थे। ठीक है, एनिमल्स के अंदर वो केटल्स को, शिप्स को, गोट, बफलो, पिग, इन सबको पालने लग गए थे। इसके अलावा काफी सारे वाइल्ड स्पीसीज की बोन्स भी हमें यहाँ से मिली है, जैसे बोर, डियर या फिर गरिहाल। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया 3 फेजेस थे। वहां के लोगों ने एग्रीकल्चर को अब एक्सप्लोर कर लिया था, अलग अलग तरीके के वो प्रोडक्ट्स उगाने लगे थे, व्हीट था, बार्ले था, है ना, बहुत सारे तरीके के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के क्या क्या हमें एविडेंसेस मिले हैं। तो काफी सारे हमें जो एविडेंसेस मिले हैं, जो सील्स मिली है, सील्स के ऊपर भी बुलक कार्ड्स या प्लग्स के हमें वो सिंबल्स देखने को मिले, जिससे हमें समझ में आता है कि प्लगिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो प्लग मॉडल्स हमें कहीं पे मिले हैं, चौलिस्तान और बनवाली, जो आज के टाइम पे हरियाणा के अंदर 2 साइट्स हैं, वहां पे भी हमें प्लग के मॉडल्स वहां पे देखने को मिले हैं। इसके अलावा हार्वेस्टिंग टूल्स भी हमें मिले, लेकिन हमें एग्जैक्ट सोइंग मेथड अभी तक इनका नहीं पता है कि ये कैसे बीजों को उगाते थे या कैसे अपनी प्रॉपर एग्रीकल्चर कर रहे होते थे। ठीक है, इसके अलावा कालीबंगन के कुछ खेतों के अंदर हमें वहां पे ऐसे भी एविडेंसेस देखने को मिले कि वहां पे 2 क्रॉप्स या मल्टीपल क्रॉपिंग होने लग गई थी। ठीक है, जो भी वहां पे फरोज यानी जो वो निशान बने हुए हैं उससे समझ में आता है देख करके कि यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग होने लग गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ज्यादातर जो हड़प्पन साइट्स है वो सेमी एरिड रीजन्स में थी, तो इसीलिए यहाँ पे इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती थी। तो हमें एविडेंसेस मिले हैं कि शुर्तगाई, अफगानिस्तान में जो आज के टाइम पे एरिया है, वहां पे कैनाल्स के ट्रेसेस हमें मिले हैं, साथ के साथ काफी सारे वेल्स के ट्रेसेस भी हमें मिले हैं और बहुत सारे वाटर रिजर्वियर्स भी मिले हैं। कहाँ पे? धोलावीरा, गुजरात के अंदर। तो हमें समझ में आता है कि पानी की कमी थी, तो लोगों ने क्या किया, कैनाल बना ली, छोटी छोटी कैनाल्स बन गई है, वेल्स उन्होंने खोद लिए हैं कि वो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करके यूज कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने वाटर रिजर्वियर्स भी बना लिए हैं कि रेन वाटर का जो पानी आएगा उसको भी हार्वेस्ट करके हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया, कैसी क्रॉप्स यहाँ पे होती थी, कौन से एनिमल्स यहाँ पे होते थे, एग्रीकल्चर यहाँ पे हो रही थी, तो उसके कुछ एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं। पानी का जुगाड़ ये कैसे करते थे वो भी हमें देखने को मिल गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कलाकृतियां। अब कृतियां होपफुली मैं सही लिख दूं, कला तो मैंने सही लिखा है। ठीक है, कलाकृतियां। तो आर्टिफैक्ट्स को ना यार हम डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं कि यहां से हमें बहुत सारे ऐसे क्ले होता था उस टाइम पे, है ना, आज के टाइम पे तो प्लास्टिक है, उस टाइम पे प्लास्टिक नहीं एग्जिस्ट करता था, तो क्ले से बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे बनी हुई देखने को मिली है कि छोटे छोटे स्टोन्स मिले हैं, स्टोन्स के ऊपर है तो कुछ बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटी चीजें हमको मिली हैं, राइट, जिनसे हम उस टाइम को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट से आप मतलब मंगा सकते हो, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें यहाँ से मिले हैं खुदाई के टाइम पे या जब इस साइट को एक्सप्लोर किया गया, उन सबको आर्टिफैक्ट्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जैसे ये एक हमें ऐसा पत्थर मिला था, इसको देख करके
आज के टाइम में जो हमारे घरों में सिलवट्टा होता है ना, चटनी पीसने के लिए काम आता है, तो उसके जैसा लगता है कि नीचे एक पत्थर है और ये जो छोटा पत्थर है इससे मसल के मसाले कूटे जाते होंगे, राइट। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने समझने के लिए क्या किया कि आज के टाइम के जो प्रेजेंट डे टूल्स हैं उनके साथ रिलेट करके समझ पा रहे हैं। अब कुछ टूल्स या कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि उनका क्या यूज रहा होगा, है ना। जब हमें पोर्ट्स मिले या हमें बड़े बड़े जार्स मिले तो उनसे हमें समझ में आता है कि अच्छा लोग अपना खाना वाना स्टोर करने के लिए ऐसी चीजों को यूज करते होंगे, है ना। तो सिडल कुरैन एक एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, दैट इज मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट। तो यहां से क्वेश्चन आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि मोहनजोदारो की अगर हम बात करते हैं, हड़प्पा एक साइड थी और मोहनजोदारो एक साइड थी, अलग अलग एरियाज के अंदर होता था। मोहनजोदारो एक बहुत बड़ा शहर था। हड़प्पा को जब एक्सप्लोर किया गया था तो वो काफी हद तक डिमोलिश हो गया था, उसमें हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन मोहनजोदारो का जो स्ट्रक्चर था वो काफी हद तक ठीक था और उसमें स्टडी करने के लिए हमें बहुत सारा माल मटेरियल मिल गया था, ठीक है। तो मोहनजोदारो एक बहुत ही बड़ी और एक वेल प्लान्ड सिटी थी जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट होता था हमारा सीटाडेल। सीटाडेल बेसिकली ये छोटा हिस्सा होता था, ये एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ था, ठीक है। अब इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी, भले ही आपके पब्लिक हॉल्स थे, ग्रेनरीज यानी सारा जो वेयरहाउस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता था जिसके अंदर इसको स्टोर किया जाता था। एक ग्रेट बात भी होता था जिसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये सेपरेट होता था, एक चारों तरफ आप देख रहे हो बड़ी सारी वॉल हुई है, ठीक है। तो सीटाडेल अपर पार्ट है जिसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है। उसके नीचे होता था हमारे पास लोअर वैली या फिर लोअर टाउन, ठीक है। तो ये रेजिडेंशियल एरिया यानी बाकी की जो आम जनता थी वो इस लोअर वैली के अंदर रह रही होती थी। इसके अंदर आपके सारे घर थे, मार्केट्स थे, वर्कशॉप्स थे, तो रोजमर्रा के लोग यहाँ पे रह रहे होते थे। अब सिटी का जो लेआउट था उसको जब हमने स्टडी किया वो ऐसे लगता था कि बहुत ही प्लान करके बनाया गया है ना, कि यहाँ पे प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। ड्रेनेज सिस्टम अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न हमने और आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स का यूज किया गया है, यानी हड़प्पन साइट्स के अंदर एक ही साइज की ब्रिक्स को बेक किया जाता था और उन्हीं को यूज किया जाता था। एक स्पेसिफिक रेशियो होता था 3:4 का। हाइट कुछ 3 फीट की होती थी, फिट मैंने आई थिंक ज्यादा बोल दिया, आई डोंट नो क्या मेजरमेंट होती है, लेकिन हाइट जो होती थी वो 3 टाइम्स होती थी और लेंथ एंड ब्रेथ आपकी 4 होती थी, ठीक है। और पूरी सिटी के अंदर कुछ भी बना है सेम साइज की ब्रिक को ही यूज किया गया है, ठीक है। अब हड़प्पा जो थी वो पहली साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया, लेकिन उसको बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था ब्रिक रॉबर्स ने। हालांकि मोहनजोदारो काफी अच्छे तरीके से प्रिजर्व थी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। अब जो अर्बन सेंटर्स थे, मोहनजोदारो हो गए या हड़प्पन हो गए, वहां को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि बहुत ही एडवांस टाउन प्लानिंग यहाँ पे है। एक ग्रिड पैटर्न है कि हर एक जो घर है, ठीक है, उस घर से इधर से ड्रेनेज आता है, इधर से ड्रेनेज आता है, मेन स्ट्रीट के अंदर आकर के मिल जाता है। अभी जो मेन स्ट्रीट है ये आगे जाकर के किसी बड़े नाले के अंदर मिल रही होती है, ठीक है। सैनिटाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, जोन थे, एरियाज फिक्स था कि सीटाडेल के ऊपर आपके रिचुअल्स हो रहे होते थे। लोअर टाउन के अंदर भी अच्छे तरीके से बाउंड्री वगैरह सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। अब ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा क्वेश्चन आ रहा होता है, तो इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जो हड़प्पन सिटीज थी उनके पास एक वेल प्लान्ड ग्रिड पैटर्न था, ठीक है। जो स्ट्रीट थी वो इंटरसेक्ट करती थी राइट एंगल्स के ऊपर कि ये जो घर है यहां से सीधा आपका स्ट्रीट कनेक्ट हो गई है ना। और जो ड्रेन्स थे वो ऐसा लगता था कि ड्रेन्स को अच्छे से बचाया गया है, उसके बाद हाउसेस को बनाया गया है, राइट। हमारे यहाँ पे होता है कि पहले रोड बना दी जाती है, फिर रोड को उखाड़ा जाता है, फिर याद आता है कि नीचे तो हमें वो पाइप दबाने हैं, सिवेज बनाना है, फिर दोबारा से रोड को ढका जाता है, फिर कुछ और याद आ जाता है, फिर उखेड़ा जाता है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम था ही नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्लान करके बनाया था कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा एंड फिर उसी के अकॉर्डिंग घर को बनाया जा रहा होगा। हर एक जो घर था वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। जो वेस्ट वाटर होता था आपका बाथरूम से वो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा होता था, और ये ऐसा नहीं था कि खुली नालियां होती थी, राइट। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी जो नालियां होती है वो खुली होती है, इनको प्रॉपरली कवर किया गया था कि इसके अंदर मच्छर मक्खी ना हो, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा गया था, ठीक है। इसके अलावा ड्रेन्स जो थे उनके ऊपर कवर्स थे, रिमूवेबल कवर्स थे कि उसको निकाल करके टाइमली उसका मेंटेनेंस या फिर क्लीनिंग की जा सके, तो हाइजीन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सही था। अब जो मेन ड्रेन था, ये जो स्ट्रीट ड्रेन था, ये आगे जाकर के किसी एक बड़े ड्रेन के अंदर कनेक्ट हो रही होती थी जो ज्वाइन करता था, और डिफरेंट चैनल थे आपके। जो वेस्ट वाटर था वो अलग जगह जा रहा होता था। इसके अलावा जो बारिश का पानी आता था उसको भी स्टोर करने के लिए इन्होंने अलग तरीके से रिजर्वियर्स बनाए हुए थे कि वो पानी गंदे पानी के अंदर जाकर के ना मिले, वो अलग तरीके से हमारे पास आ रहा, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे क्या था, एक सेंट्रलाइज ड्रेनेज था, यानी सारे जो ड्रेन्स थे या स्ट्रीट के जो ड्रेन्स आ रहे थे वो आकर के एक किसी बड़े एरिया के अंदर कनेक्ट हो रहे होते थे, ठीक है। तो सिटी वाइड प्लानिंग या फिर सिविक एडमिनिस्ट्रेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आपको कोई भी 3 फीचर बताने हैं हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पन और मोहनजोदारो का सिमिलर था, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि हेडिंग मोहनजोदारो के तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये सिर्फ मोहनजोदारो का, नहीं, ओवरऑल हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो ड्रेनेज पैटर्न था वो काफी अच्छा था,
ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, या फिर ओवरऑल एक क्वेश्चन आ जाता है कि मोहनजोदारो के ऊपर आपको नोट लिखना है कि कैसे वो एक प्लांट सेटलमेंट थी, तो उसमें आप ये सीटाडेल, लोअर टाउन ये भी लिख सकते हो, साथ के साथ ड्रेनेज तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही हमारा। ठीक है, तो अभी तक हमने समझ लिया है। इसके बाद आते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के ऊपर कि अच्छा, अब हमने पढ़ लिया कि लोअर वैली के अंदर लोग रहते थे, घरों का कैसा स्ट्रक्चर होता था। तो अगेन वही पॉइंट है कि हर एक जो घर होता था उसका जो बाथरूम होता था वो स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्टेड होता था, तो सैनिटाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब कुछ जो घर थे उनके अंदर स्टेयर केसेस भी हमें देखने को मिले, जिससे समझ में आता है कि वहां पे मे बी सेकंड फ्लोर भी हुआ करता था, छत भी हुआ करती थी, लोग इजीली वहां पे जा सकते थे, है ना। तो एडवांस हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सिस्टम भी देखने को मिल रहा है कि अच्छा, लोगों के पास अच्छा खासा एक पॉइंट के बाद ऑब्वियसली अब पैसा भी आने लग गया कि वो ये सारी चीजें बना रहे हैं। पैसा ऐसे पैसे की फॉर्म में नहीं होगा, बट एनीथिंग कि वो इतने वेल ऑफ हो गए थे कि वो अच्छा खासा एक घर बना लिया करते थे। अब काफी सारे तो घर थे उनके अंदर खुद का एक प्राइवेट पर्सनल वेल होता था, लगभग 700 वेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, उसके बाद जो हाउसेस थे वो कुछ इस तरीके से बनाए गए थे, जैसे इस हाउस को भी अगर आप देखते हो तो एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है और उसके आसपास कमरे होते थे। सेंट्रल कोर्टयार्ड में आपका कुकिंग वीविंग जैसे काम हो रहे होते थे, और मेन गेट जो होता था उससे आपको कभी भी अंदर का सीधा लुक पूरे घर का नहीं देखने को मिल रहा होता था, तो प्राइवेसी भी पूरी तरीके से मेंटेन हमें यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, तो घरों का स्ट्रक्चर कैसा है, एक कोर्टयार्ड होता है, कोर्टयार्ड के आसपास कमरे होते हैं, मेन गेट से आप अंदर का सारा कुछ नहीं देख सकते हो, प्राइवेसी मेंटेन्ड है। कोर्टयार्ड के अंदर आपका कुकिंग और वीविंग जैसे काम हो रहे होते थे। हर घर के पास अपना एक पर्सनल वेल भी हमें ज्यादातर देखने को मिला है, लगभग 700 वेल हमें शहर में से देखने को मिले हैं। ड्रेनेज सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पूरा मोहनजोदारो का है, अगर पूरा एक 6 नंबर में आ जाता है, पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ ड्रेनेज पैटर्न पे आता है तो आप सिर्फ ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर भी 5-6 पॉइंट्स बना करके बहुत अच्छा सुंदर आंसर अपना बना सकते हो। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था लोअर वैली के बारे में, हमने पढ़ लिया कि लोअर वैली का डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था और उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। अब सीटाडेल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो जो सिटाडेल था वो ऐसे स्ट्रक्चर को देख करके समझ में आ रहा था कि हो सकता है कि किसी स्पेशल पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता था। और यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, मेजरली 2 बिल्डिंग्स का हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक है ग्रेट बाथ और दूसरा है वेयर हाउस। ठीक है, ग्रेट बाथ एक रेक्टेंगुलर टैंक था, है ना, जिसमें कॉरिडोर्स थे, 3 साइड पे रूम थे और एक तरफ क्या था आपका बहुत बड़ा एक वेल भी था। ठीक है, 2 तरफ से आपकी स्टेयर्स आ रही थी, नॉर्थ से और साउथ से, जिससे यहाँ पे इसमें पानी वानी आता रहता था। ठीक है, और इसके अलावा एक बिल्डिंग भी थी जिसमें लगभग 8 बाथरूम्स थे। ठीक है, और वो सारे के सारे आगे ना आपके ड्रेन से कनेक्टेड थे, है ना। तो मे बी इसको रिचुअल बाथिंग के लिए या फिर कुछ प्यूरिफिकेशन सेरेमनीज यहाँ पे इनकी होती होगी, उसके लिए इस स्ट्रक्चर को यूज किया जाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर हाउस, एक हमें मैसिव स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बहुत बड़ा देखने को मिला है, जिसका लोअर पार्ट जो था वो ब्रिक से बनाया हुआ था और जो ऊपर की जो छत थी वो वुड की थी, जो अभी डिके हो चुकी है काफी हद तक। ठीक है, और मेजरली यही होता था कि इसके अंदर जो गुड्स होते थे या ग्रेन्स होते थे उनको स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता था, या फिर काफी बार इस बिल्डिंग को ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी यूज कर लिया जाता होगा कि आपने सामान यहाँ पे स्टोर कर दिया, जब चाहिए होता है तो फिर आप उसको सप्लाई कर देते हो। ठीक है, अब सीटाडेल की अगर हम बात करते हैं तो हमें वेरिएशन देखने को मिली है, अलग अलग साइट्स के ऊपर अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल धोलावीरा और लोथल के अंदर जो ये सेटलमेंट थी ये पूरे तरीके से फोर्टिफाइड थी। ठीक है, इसके अलावा बीच में भी काफी सारे सेपरेशंस हुए थे, लेकिन जो हमें लोथल के अंदर देखने को मिला है वो वॉल्ड ऑफ नहीं था। यहां पे लोथल नहीं आएगा, फिर धोलावीरा के अंदर हमें फोर्टिफिकेशन देखने को मिला है, लेकिन लोथल के अंदर वॉल्ड ऑफ नहीं था, और लेकिन वो हाइट पे बना हुआ था जैसे आपका सीटाडेल हाइट में बाकी साइट्स पर था। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हमें देखने को भी मिल रहा है कि कहीं पे फोर्टिफाइड है तो कहीं पे फोर्टिफाइड नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने स्ट्रक्चर समझ लिया है। ठीक है, एज अ टाउन वो कैसा दिखता था, एक सीटाडेल करके स्ट्रक्चर होता था और एक लोअर वैली होती थी, दोनों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे। लोअर वैली के अंदर आम जनता रहती थी, सीटाडेल के अंदर आपके स्पेशल ओकेजन्स या फिर स्पेशल पर्पसेस के लिए 2 हमें स्ट्रक्चर वहां पे भी देखने को मिले, एक है ग्रेट बाथ और दूसरा है आपका वेयर हाउस। ठीक है, आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो क्या सोसाइटी में कुछ डिफरेंस था, क्या राजा नाम की कोई चीज होती थी, वो सब चीज अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला सोर्स जो हमें देख के समझ में आता है दैट इज बरियल्स। बरियल्स यानी जो भी सामान हमें वहां से मिला है बरी हुआ। तो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया ताकि उनके सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को समझ पाए। इसका बेसिक सा अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी उसमें जो ममीज होती थी वहां पे कुछ ममीज ऐसी होती थी जिनके साथ बहुत सारा सोना और बहुत सारा लग्जूरियस आइटम दफनाया जाता था, और कुछ होती थी जिनके पास कुछ नहीं होता था। उससे समझ में आया कि जो राजा और राजा की फैमिली होती थी उसके साथ बहुत सारा लग्जूरियस आइटम डिके किया जाता था, बरी किया जाता था, और जिनके साथ नहीं किया जाता था वो कॉमन पीपल थे। तो वहां से हमें समझ में आया कि अच्छा वहां पे एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट किया करता था।
ठीक है, तो यहाँ पे बरियल्स को भी स्टडी किया गया। अब यहाँ पे भी हमें बरियल्स देखने को मिलते हैं, यूजुअली उसमें कोपर मिरर्स या फिर ऑर्नामेंट्स या फिर पोइट्री ही हमें देखने को मिले, जो अगेन ये सिग्निफाई करते हैं कि ये भी लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे, इसीलिए सामान को भी इंसान के साथ डिके किया जाता था। हालांकि हमें प्रेशियस आइटम्स यहाँ से देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। अब एक डिफरेंस जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, दैट इज कुछ जो बरियल पिट्स होते थे उनके आसपास ब्रिक्स की वॉल्स कर दी जाती थी, लाइंस कर दी जाती थी, ठीक है। तो मे बी वो एक सेपरेशन हो सकता है, बट अगेन अब इस बेसिस पे हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि सेपरेशन किस बेसिस पे हो रहा होगा, राइट। इजिप्टियन के केस में हो सकता था कि जिनको महंगे सामान के साथ बरी किया जा रहा है वो ऑब्वियसली बड़े लोग थे, राजा लोग थे, कुछ ना कुछ होगा। जिनको सस्ते सामानों के साथ डिके किया जा रहा है, सामान के साथ डिके नहीं किया जा रहा, वो कॉमन पीपल है ना। तो वहां से हमें समझ में आ गया था, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ एविडेंस मिला ही नहीं, तो हम किसी भी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच पाए, ठीक है। नेक्स्ट है लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब जो दूसरा तरीका होता है वो यही होता है कि जो आर्टिफैक्ट्स, जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, आप उसको समझने की कोशिश करें, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि क्या वहां पे सोशल डिफरेंस था, है ना। तो बेस्ड ऑन आर्टिफैक्ट्स जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं, हमने उसको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है। फर्स्ट है यूटिलिटेरियन, नाम से समझ में आ गया, यूटिलिटी यानी रोजमर्रा के जो सामान होते थे, जैसे निडल्स हो गया, पोइट्री हो गया, या करेंस हो गए, सिलवट्टे या फिर और चीजें, ठीक है, वो हमें हर सेटलमेंट में देखने को मिले, उसके अंदर ऐसा कोई भी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी सेकंड कैटेगरी है, दैट इज लग्जरी, विच इज रेयर, विच इज कॉस्टली, या फिर वो एक ऐसे मटेरियल से बना है जो लोकली नहीं मिलता है, उसको दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है ना। फॉर एग्जांपल हमें परफ्यूम के पोर्ट्स मिले हैं, जिसको ये फाइनेंस पोर्ट्स कहते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी मिली है ना, और कुछ ऐसी बीड्स मिली हैं जो बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड थी, उनमें ऐसा रॉ मटेरियल यूज हुआ था जो उस सेटलमेंट में नहीं मिलता था जहां से हमें वो देखने को मिला है, राइट। तो लग्जरी आइटम्स भी हमें मिले हैं, लेकिन डिफरेंस ये है, लग्जरी आइटम्स हमें बड़े सेंटर्स में ही देखने को मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदारो। हालांकि जो छोटी टाउन्स थी, कालीबंगन वगैरह, वहां पे ऐसे लग्जरी आइटम्स हमें देखने को नहीं मिले। तो हमें समझ में आता है कि मोहनजोदारो विद टाइम और भी ज्यादा डेवलप हो गया है, अर्बन सेंटर बन गया है, वहां पे ऐसे आइटम्स भी आ रहे हैं जो उस एरिया में नहीं मिलते हैं, या मे बी इस कॉन्टिनेंट में मिलते ही नहीं है, किसी दूसरी कंट्री से ट्रांसपोर्ट होकर के आ रहे हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आया समझ में कि लुकिंग फॉर लग्जरीज में हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, यूटिलिटेरियन और दूसरा लग्जरी। लग्जरियस आइटम हमें अर्बन सेंटर्स, मोहनजोदारो में ही देखने को मिल रहे थे, छोटे साइट्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है होर्ड्स। होर्ड्स का मतलब होता है, होर्ड का मतलब ये होता है इकट्ठा करना, ठीक है, कि आप किसी सामान को होर्ड करके रखते हो, राइट। तो बहुत सारे लोग थे जो ऐसे छोटे मोटे मटकों वगैरह के अंदर कुछ ना कुछ अपना ज्वेलरी या मेटल या कुछ भी जो भी उनके पास होता था उसको सेव करके रख लेते थे। तो ऐसे भी हमें काफी सारे पोर्ट्स वहां पे दबे हुए मिले हैं, जो मे बी उसके ओनर ने दबाए होंगे कि जब जरूरत होगी या जब नीड होगी उसको निकालेंगे, लेकिन वो बेचारे कभी निकाल ही नहीं पाए, है ना, एंड वो मर गए। तो फिर हमें जब एक्सप्लोरेशन हुआ तो ऐसे बहुत सारे मटके या बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स, जो भी बोलना हो, ऑब्जेक्ट्स हो, मिले हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ सामान भरा हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से आ रहा होता है कि कैसे लग्जरी और यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स हेल्प करते हैं सोशल डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने में। तो आप दोनों कैटेगरीज लिख सकते हो। इसी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अर्बन सेंटर्स के अंदर ट्रेड हो रहा था, वहां पे मे बी वेल ऑफ लोग रहते हो जो इन चीजों को अफोर्ड कर पाते हो, वहां पे ये सारी चीजें आ रही थी, लेकिन जो स्मॉल साइट्स थी वहां पे ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमें यहाँ पे मटेरियल्स मिले हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग तरीके की पोइट्री मिली है, अलग तरीके के वेपन्स मिले हैं, अलग अलग तरीके के टूल्स मिले हैं, अलग अलग तरीके की ज्वेलरी मिली है। तो कौन कौन सी क्राफ्टिंग यहाँ पे होती थी अगर हम देखते हैं तो जो टेक्निक्स थी बीड मेकिंग के अंदर वो वेरी करती थी। अब डिपेंड करता था, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग, ये कुछ पार्ट्स थे, है ना। अब हमें ऐसा देखने को मिला है कि कुछ साइट्स ऐसी थी जैसे चनुंद्रू हो गई, लोथल हो गई या धोलावीरा हो गई, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हमें देखने को मिली है कि यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर। अब सिंपल सा लॉजिक है, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है ना, कि कहीं कोई एरिया ऐसा होगा इस साइट के अंदर जहाँ पे ज्वेलरी की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही होगी, कोई एरिया ऐसा होगा जहाँ पे एग्रीकल्चर से ही काम चल रहा होगा, है ना। तो अलग अलग तरीके के सेंटर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ये है, ये वाले यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिली है ना। चुचुंद्रों की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही छोटी सी सेटलमेंट थी, लेकिन इसके अंदर क्राफ्ट मेकिंग का काम बहुत ज्यादा होता था, बहुत सारी बीड्स बनती थी, शेल कटिंग होती थी, मेटल वर्किंग होता था, सील मेकिंग होता था, वेट मेकिंग होता था, है ना। तो टेक्निकली यहाँ पे सारा काम हो रहा है, ये एक ऐसा सेंटर बन गया है जहां पे क्राफ्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और फिर यहां से सामान इंपोर्ट होकर के दूसरे एरियाज के अंदर जा रहा होता था, ठीक है। दूसरा है नागेश्वर एंड बालाकोट, ये दो साइट्स है जहां पे हमें पता चलता है कि शेल ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये लोग स्पेशलाइज करते थे। यहाँ पे बैंगल्स बहुत ज्यादा बनती थी, है ना, तो ये ट्रेड हो रही होती थी बाकी सेटलमेंट्स के साथ,
है ना। इसके अलावा फिनिश प्रोडक्ट्स जो थे बीड्स, वो क्राफ्ट सेंटर से ट्रांसपोर्ट हो रहे होते थे बड़े अर्बन सेंटर्स के अंदर, मोहनजोदारो और हड़प्पा के अंदर। ठीक है, तो छोटी साइट से बड़ी साइट्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे काम यहाँ पे आपकी छोटी साइट्स में हो गए, लोथल में हो गए, चुचुंद्रो में हो गए, धोलावीरा के अंदर हो गए, और यहाँ से जो सामान बनता था फिर वो आपके अर्बन सेंटर्स जो बड़ी साइट्स थी मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी सिटीज में जा रहे होते थे। तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा हमें रूरल और अर्बन वाला डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो बीड्स थी वो अलग अलग तरीके के मटेरियल से बनाई जाती थी, कुछ प्रीशियस स्टोन्स भी होते थे, मेटल से भी बन जाती थी, शेल से भी बनती थी, फियांसे से भी बनती थी, टेराकोटा एक तरीके की क्ले होती है या फिर बर्न्ड क्ले, इन सब चीजों से बन रही होती थी। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने क्राफ्ट सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया बाय रॉ मटेरियल, है ना। जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पे नागेश्वर और बालाकोट के अंदर शेल ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है, चुचुंद्रो के अंदर क्या हो रहा है, बीड मेकिंग का काम बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे एरिया को स्पेसिफाई कर दिया जाता था कि कहीं पे स्टोन नोट्यूल्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, कहीं पे कॉपर बहुत ज्यादा है तो वहां से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करके उसके कुछ टूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, कहीं पे शेल्स है तो वहां से शेल्स से कुछ बीड्स वगैरह बनाई जा रही है। तो ऐसा प्रोडक्शन हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिला है, अलग अलग साइट्स के ऊपर, जहां से हमने ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि अच्छा यहाँ पे ये काम होता होगा, यहाँ पे ये काम होता होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, जो क्राफ्ट मेकिंग, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो बहुत ईजी टॉपिक था, लेकिन अब जो मेन टॉपिक आता है जहां से क्वेश्चंस आते हैं कि इस रॉ मटेरियल को कैसे प्रोक्योर करते थे, क्योंकि कोई भी सेटलमेंट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है ना। यहां से हमें पता चलता है कि उनका ट्रेड होता था भैया, और दूर दूर तक ट्रेड होता था, सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नहीं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर भी ट्रेड हो रहा होता था। अब जो हड़प्पन्स थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर वैरायटी ऑफ मटेरियल को यूज करते थे, कुछ लोग लोकल क्ले को ही यूज करते थे, लेकिन कुछ लोग दूसरे एरिया से, क्योंकि ये एलुवियल प्लेन वाला एरिया है, यहाँ पे ज्यादा आपके पास स्टोन नहीं है, यहाँ पे ज्यादा आपके पास मेटल नहीं है, यहाँ पे ज्यादा आपके पास टिम्बर नहीं है, और बहुत सारा हमें स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिला है जो टिम्बर की वुड से बनाया गया है, यानी वो सामान किसी दूसरे एरिया से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके ट्रेड करके लाया गया था। ठीक है, तो अब हमें समझ में आता है कि एक तो ट्रेडिंग हो रही है भैया, क्या हो रहा है, ट्रेड आपका चल रहा है, साथ के साथ अब क्योंकि ट्रेड हो रहा है तो आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी तो यहाँ पे डेवलप हुआ होगा ना, किसी ना किसी तरीके से तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा। तो हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, कुछ सील्स मिलती है जिनके ऊपर बोट्स बनी हुई है, यानी बोट्स एग्जिस्ट करती थी। इसके अलावा हमें अगेन कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स यानी ऑब्जेक्ट्स, है ना। हमें ऐसे, ये क्ले से बना है, टेराकोटा क्ले से बना है, ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलता है बुलक कार्ट का, उससे समझ में आता है कि यहाँ पे बुलक कार्ट्स एग्जिस्ट करती थी जिसके ऊपर काफी हद तक ट्रेड हो रहा होता था। बुलक कार्ट्स के ऊपर सामान रिवर वैलीज तक जाता था एंड उसके बाद में भी बोट से ट्रांसपोर्टेशन आपका हो रहा होता था। ठीक है, तो टेराकोटा कुछ भी नहीं था, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टेराकोटा बेसिकली एक तरीके की क्ले हुआ करती थी एंड उससे बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हमें वहां पे बनते हुए देखने को मिले। अब अगेन वो आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे अब ये छोटू सा बुलक कार्ट है, इससे तो कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये उसकी कॉपी करके बनाया गया है कि वहां पे रियल में एक ऐसा बुलक कार्ट एग्जिस्ट करता था। और बहुत छोटी छोटी चीजें से हमें देखने को मिली है जिसके एविडेंसेस हमें मिले एंड वी डिफाइन समहाउ ये क्लिक किया गया कि ये किसी ना किसी क्ले लाइक मटेरियल से बनाया गया है, तो ये जम के पत्थर जैसा बिल्कुल हो गया है और ये अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हमें एविडेंसेस देखने को मिले हैं जिन्होंने काफी हद तक हमें हेल्प किया है इस सेटलमेंट के बारे में समझने में। ठीक है, अच्छा मेन टॉपिक से भटकते नहीं है, यही था कि रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज किया गया था। तो दो मेन स्ट्रैटेजीज थी, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन भी आता है कि आपको स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करनी है। तो पहली स्ट्रैटेजी थी कि आपने सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश कर लिए, राइट। आपको पता चल गया कि यहाँ पे रॉ मटेरियल है, तो नागेश्वर और बालाकोट जैसे कि शेल्स के लिए फेमस है। सिमिलरली अफगानिस्तान में एक रीजन था शुर्तगाई, जहां पे एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा स्टोन मिलता था लपेस लजूली, जिसपे बहुत सारी चीजें बनाई जा रही होती थी। ठीक है, लोथल के अंदर आपको कैरलाइट, सेटेटाइट या मेटल्स, ये सारी चीजें मिलती थी जिनसे अगेन कुछ ना कुछ सामान बन रहे होते थे। कि यानी जो भी आप सेटलमेंट है वहां पे आपने देख लिया कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है और वहीं पे लोग सेटल हो गए। अब बहुत सारे वर्कर्स हो गए, है ना, उनको रोजगार मिल गया कि हम ये कर लेते हैं, इसके बदले में इसको हम शहर में बेच देंगे, शहर से हमें अनाज मिल जाएगा या कुछ और मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा था सेंडिंग एक्सपेडिशंस। एक्सपेडिशंस का मतलब होता है खोज करता होता है, आई थिंक सो, कि आप लोगों को भेजते थे, है ना, कुछ ग्रुप ऑफ लोग हड़प्पा से दूसरे एरियाज में जाते थे और एक्सप्लोर करते थे कि वहां पे क्या है एंड फिर उनके साथ ट्रेड करने की कोशिश करते थे। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के खेतरी रीजन के अंदर कॉपर बहुत ज्यादा मिलता था। अब कॉपर चाहिए हमको क्योंकि हमें बहुत सारे टूल्स बनाने हैं, उन्हीं टूल्स की मदद से जो रोजमर्रा का सामान होता था वो सब बन रहा होता था। ठीक है, सिमिलरली ये लोग साउथ इंडिया गए गोल्ड लेने के लिए, है ना। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हमें ये बताती है जो भी आर्टिफैक्ट्स। अब ये पता कैसे चलता है, अब हमें पता चलता है कि जो राजस्थान का कॉपर है भैया वो तो हमें हड़प्पा में दिख रहा है,
ठीक है, जो काफी दूर है इससे इन टर्म्स ऑफ एरिया। और जो हड़प्पा के पोर्ट्स हैं, जार्स हैं, या कोई भी ऐसा आइटम, उनके बीड्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं जो सिर्फ हड़प्पा में बनते थे, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिमिलरली साउथ इंडिया के अंदर भी हमें हड़प्पा का बहुत सारा सामान मिला है अलग अलग साइट्स के ऊपर, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो यही है कि अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें इन्होंने ली हैं और ट्रेड के एविडेंसेस भी हमें काफी हद तक देखने को मिले हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। तो ये जो साउथ इंडिया हो गया, राजस्थान हो गया, ये तो स्टिल पास पर गया है ना। तो इसके अलावा भी हमारा काफी सारी और सिविलाइजेशंस के साथ उस टाइम पे ट्रेड हो रहा था, जिसमें से एक सिविलाइजेशन है ओमन। ओमन आज के टाइम पे एक कंट्री है, सॉरी ओमन कंट्री है, कहां पे मिडल ईस्ट एशिया में ही है। ठीक है, तो वहां पे भी एक सिविलाइजेशन उसी स्पैन ऑफ टाइम में मोस्ट प्रोबेबली एग्जिस्ट कर रही होगी। हमें कैसे पता चलता है कि जो केमिकल एनालिसिस जब होता है, जो ओमानी कॉपर और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में जो कॉपर यूज हुआ था, जब उसका केमिकल एनालिसिस होता है तो उसमें वही सेम निकल मिल रहा होता है, तो उससे समझ में आता है कि अच्छा दोनों के अंदर ट्रेड कहीं ना कहीं तरीके से हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिले कि बहुत सारे जो हड़प्पन जार जो इस शेप के होते थे, जो बहुत ही थिक ब्लैक क्ले के बने हुए थे, ये हमें काफी सारे ऐसे जार्स ओमन के अंदर देखने को मिले, जिससे समझ में आता है कि जब ट्रेड होता होगा तो हड़प्पन जो लोग होते होंगे इन जार के अंदर भर करके सामान यहाँ पे लाते होंगे। ठीक है, तो यही था कि कॉपर के बदले में कुछ ना कुछ यहां से एक्सचेंज हुआ है, उसके हमें काफी सारे एविडेंसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा मेसोपोटामिया के साथ भी हमें बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस यहाँ पे देखने को मिले है। मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट है उसमें बताया गया है 3rd मिलेनियम बीसी के अराउंड कि कॉपर वो कहां से लाता था, मगान, मगान अगेन ओमन का नाम है, वहां से लाता था। ठीक है, तो काफी सारे उनके हमें टेक्स्ट मिले हैं, उनकी जो स्क्रिप्ट है वो डेसिफर हो गई है और उसमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें 3 कंट्रीज के मेजर नाम लिखे होते थे। एक थे डिलमन जो मेजरली बहरान का नाम बोला जाता है, एक मगान जिसको ओमन बोला जाता है, और एक मलुहा जिसको हड़प्पन रीजन के लिए डिनोट करने के लिए यूज किया गया है काफी जगहों पे। तो ये सारे नाम जब हमें देखने को मिले, और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे हमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स वहां पे मिले। फॉर एग्जांपल काफी सारी जो सिल्स थी, हड़प्पन जो सिल्स थी, वो हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिली है। मेसोपोटामिया की काफी सारी सिल्स हमें हड़प्पा में देखने को मिली है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिली है। साथ के साथ उनके जो मिथ्स हैं, उनके जो टेक्स्ट बुक्स थे, जो स्क्रिप्ट डेसिफर की गई, उसके अंदर मेलुआ का बार बार डिस्कशन हुआ है, एंड लोगों ने जब पूरी स्टोरी को समझा, पूरे एविडेंसेस को कलेक्ट किया, तो उससे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ये डिफाइन कर पाए कि मेलुआ को ये डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं किसको, हड़प्पन सिविलाइजेशन को। इसके अलावा यहाँ पे पिकॉक के बारे में भी इनके जो मिथ्स हैं उसके अंदर काफी बार डिस्कशन यहाँ पे आया है। ठीक है, तो जो सी रूट्स थे लाइकली वो ओमन, बहरान, मेसोपोटामिया और हड़प्पन चारों सिविलाइजेशंस को कनेक्ट कर रहे होते थे और आपस में इनका ट्रेड वगैरह हो रहा होता था। ठीक है, तो हमें एक सिल मिली है जिसके ऊपर बोट का स्ट्रक्चर देखने को मिला है। इसके अलावा जो सिलेंड्रिकल सिल जो मेजरली मेसोपोटामिया के अंदर एग्जिस्ट किया करती थी, वो भी हमें काफी हद तक इंडस वैली रीजन के अंदर देखने को मिली है, जब वहां पे एक्सप्लोरेशन हो रहा था। तो ये मैप है, मैप को अगर आप देखते हो तो ऊपर आपके पास यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, जो कहाँ पे है, आज के टाइम पे इराक के रीजन में है। इधर आपके पास मगान, ये आपका ओमन है। इधर ये दिलमन जो आपका बहरान है, और ये है हमारी मोहनजोदारो, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पूरी की पूरी। ठीक है, तो आपस में इनके ट्रेड्स हमें देखने को मिले, और इसका एविडेंस क्या है कि यहाँ के बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो क्रॉस कंट्री हमें देखने को मिला है। हड़प्पा का कुछ सामान हमें ओमन में देखने को मिला है, ओमन का कॉपर हमें हड़प्पा में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये कुछ एविडेंसेस हो गए हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपका एट टाइम्स आ जाता है कि डिस्टेंट लैंड्स के साथ आप क्या कमेंट करना चाहोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड कैसे हुआ करता था। तो आपको दोनों तीनों एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आ रहा होता है। ठीक है, सील बेसिकली आज के टाइम पे जो स्टैंप्स नहीं होती, वो जो होती है कि वो स्टैंप होती है, उसको आप डिप करते हो, है ना, कॉलेजेस में या स्कूल्स के अंदर यूज हो रही होती है कि जो प्रिंसिपल की स्टैंप होती है उसको फिर आप स्टैंप कर देते हो, राइट। तो सिल बेसिकली ऐसा ही होता था। एक जो क्ले होती थी ना, क्ले को गीली क्ले के ऊपर कुछ वो बना दिया, लेट्स सपोज किसी ने अपना नाम लिख दिया, है ना, क्योंकि उस टाइम पे तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्होंने अपना नाम लिख दिया गीली क्ले से, और फिर जब भी कोई भी आइटम होता था उसके ऊपर वो इसको ऐसे चिपका देते थे, तो नाम वहां पे कॉपी हो जाता था, जो भी आइटम होता था, है ना। तो ऐसे हमें बहुत सारी सेल्स वहां पे देखने को मिली हैं। तो बेसिकली एक क्ले होती थी जिसके ऊपर सेंडर का नेम होता था, तो जब भी कोई सामान जा रहा होता था तो उस क्ले को एक ऐसे छाप छोड़ने के लिए उसको लगा दिया जाता था, है ना। अब ताकि एक तो आइडेंटिटी रहे और एक सिक्योर रहे, वो उससे वो सील भी हो जाता था। अब ज्यादातर जो सेल्स हैं वो हमें स्क्वायर शेप की देखने को मिली है। अब इसके ऊपर अलग अलग तरीके की ड्राइंग्स बनी होती थी, काफी बार एनिमल मोटिव बने होते थे, जिससे लोग सोच रहे होते थे कि मे बी एनिमल मोटिव इसलिए बनाए जाते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता वो इन पिक्चर्स को देख करके समझ जाए, है ना। और इसके अलावा काफी हद तक हमें एक राइटिंग स्टाइल भी देखने को मिला है, जिससे हम ये
कॉम्प्रिहेंड कर पाए थे, मे बी ओनर का नाम या उसका टाइटल होगा, ठीक है। और तो वही सेल्स का लिंक हमें मेसोपोटामिया से देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी जो इंडस वैली की सेल्स हैं, हड़प्पन सेल्स हैं, वो हमें मेसोपोटामिया में भी देखने को मिली थी, ठीक है। स्क्रिप्ट की बात आती है, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफर है, अभी तक उसको कोई भी नहीं समझ पाया है, नहीं उसको कोड कर पाया है, और लगभग इसके अंदर 375 से लेकर के 400 साइंस है जो राइट से लेकर के लेफ्ट की तरफ लिखे जाते थे, और नहीं राइट से लेफ्ट, मेरा राइट टू लेफ्ट ही हुआ, ओके। नेक्स्ट है वेट्स, तो हमें काफी सारे जो ये हमारे ऐसे तोलने वाला नहीं होता, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, इसको मेटल स्केल पैन बोला जाता है, ये भी हमें वहां से एविडेंसेस के तौर पे कलेक्ट करने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा काफी सारे छोटे छोटे क्यूबिकल वेट्स थे, है ना, जो किसी स्टोन के बने हुए थे, ऑल्दो उनके ऊपर मार्किंग नहीं थी, तो हमें समझ में आ रहा है वेट्स को क्यों यूज किया जाता है। दुकानों पे जाते हो ना, वो पट्टा रखता है 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, है ना, तो यहां से हमें समझ में आता है कि ट्रेड के पर्सपेक्टिव से वेट्स को यूज किया जाता होगा। जब ट्रेड होता होगा लोगों में आपस में कि मैं तुझको 1 किलो चीनी दूंगा तो मुझे 1 किलो चावल दे दे, तो उसको वेट करने के लिए यहाँ पे उसको यूज किया जाता होगा। सेल्स का भी हमें समझ में आ गया कि जब ट्रेड होता था तो उसके नाम की, उस ओनर के नाम की सेल को लगाया जाता था, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये तीनों ही चीजें प्ले कर रही होती थी। तो यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि आपको रोल बताना है सेल्स का, वेट्स का और स्क्रिप्ट का, है ना, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, राइट। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन हाउ सेल्स हेल्प रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ। ये अभी हम आगे लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां से आपको बेटर समझ में आ पाएगा आंसर लिखने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आई नो चैप्टर बहुत लंबे होते हैं हिस्ट्री के, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, सो इट वुड ऑलवेज बी बेटर कि आप एक पेन पेपर लेकर के बैठो और टॉपिक वाइज टॉपिक लिखते चलो, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं सो दैट आगे मूव करने से पहले हमारा पीछे का ऐसा ना हो कि हम भूल गए हैं एंड एंड में हमारा पोपट हो रहा है कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। सबसे पहले हमने पढ़ा, मैं खुद भूल गई हूँ, हाँ, सबसे पहले हमने 3 फेजेस पढ़े, अर्ली, मैच्योर एंड लेट हड़प्पन फेज। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से टाइप ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे होती थी, कौन कौन से टाइप ऑफ एनिमल्स को यहाँ पे डोमेस्टिकेट करके रखा जाता था और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसी थी। तो हमें कुछ कुछ टूल्स यहाँ से देखने को मिले जो ये हमें बताते हैं कि वहां पे प्लगिंग होती थी भैया, इरिगेशन को लेकर के बहुत सारे वेल्स वहां पे थे, इसके अलावा कैनाल्स के एविडेंसेस भी हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव्ड ऑन टू टाउन स्ट्रक्चर, कि टाउन का स्ट्रक्चर कैसा था, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा होता था लोगों के घर का, है ना। जो 2 मेन स्ट्रक्चर थे, सीटाडल और लोअर वैली, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को समझा, राइट। तो हमने टाउन प्लानिंग डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आगे चले क्राफ्ट प्रोडक्शन के ऊपर, कि किस किस तरीके की क्राफ्ट यहाँ पे होती थी, है ना। बहुत सारे सेंटर्स थे जो अपने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्किल के लिए जाने जाते थे। फॉर एग्जाम्पल नागेश्वर और एक और तो नाम था जहां पे शेल मेकिंग बहुत ज्यादा होती थी, है ना, तो वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि रॉ मटेरियल्स को कैसे प्रोक्योर किया जाता था। 2 स्ट्रैटेजीज थी हमारे पास, या तो सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश हो गई थी उस एरिया के अंदर जिस टाइप का रॉ मटेरियल वहां पे एग्जिस्ट करता है, और फिर उसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होती थी छोटी छोटी के अंदर, है ना, और फिर वहां से वो सामान बड़े अर्बन सेंटर्स मोहनजोदारो और हड़प्पा के अंदर जा रहा होता था, ठीक है। दूसरा था कि वो अपने एक्सपेडिशंस भेजते थे, कि लोगों को भेज दिया कि जाओ एक्सप्लोर करो, जैसे साउथ इंडिया से गोल्ड आया, है ना, खेतरी राजस्थान से बहुत सारा कॉपर आया, ये हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या डिस्टेंट लैंड्स यानी आउटसाइड दिस सिविलाइजेशन भी हमारे कॉन्टैक्ट्स थे। तो हमने पढ़ा कि हम, हाँ जी भैया, ओमन के साथ हमारा कॉन्टैक्ट था, ओमन से हम कॉपर लेते थे और वहां पे हमें अपने बहुत सारे जार्स देखने को मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसके बारे में तो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट जो है वो डेसिफर हो गए, तो उनके टेक्स्ट में ही क्लियरली लिखा हुआ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे, ठीक है। तो यहां तक हमारा आई थिंक हो गया। एंड उसके बाद एक टॉपिक हमने पढ़ा सेल्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो एंशिएंट अथॉरिटी, तो क्या यहाँ पे कोई राजा होता था, क्या कोई पॉलिटिकल सिस्टम था, कुछ ऐसा था, तो उसका अभी तक हमारे पास कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि क्या यहाँ पे राजा होते थे, रूलिंग क्लास होती थी, नहीं पता हमें, ठीक है। अब अलग अलग थॉट प्रोसेस है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई राजा वाजा नहीं था, सबके पास इक्वल स्टेटस होता था। वहीं ऑन द अदर हैंड बाकी के जो लोग हैं वो मानते थे कि हर शहर का अपना एक रूलर होता था, है ना, लोकल रूलर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो अलग अलग थॉट प्रोसेस है, लेकिन ज्यादातर जो हिस्टोरियंस है वो अग्री करते हैं कि मे बी यहाँ पे एक सिंगल स्टेट है, क्योंकि अगर हम जितनी भी सिटीज में या जितनी भी साइट्स में जाकर के देखते हैं तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है कि सेम टाइप के आर्टिफैक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो ब्रिक का साइज है वो यूनिफॉर्म है कि हर जगह पे सेम तरीके की ब्रिक यूज हो रही है। प्लांट सेटलमेंट है, सब में वही सेम स्ट्रक्चर है कि एक ड्रेन घर से आएगा, वो आकर के गली में कनेक्ट होगा और गली से जाकर के मेन ड्रेन के अंदर कनेक्ट हो रहा होगा। जो स्ट्रक्चर है कि एक अपर सर्फेस होगा सीटाडल और एक लोअर सर्फेस होगा लोअर वैली जो फोर्टिफाइड होगी, वो सब में सेम है,
है ना। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन हो रहा है रॉ मटेरियल को लेकर के कि जो छोटी सिटीज हैं वहां से बीड्स आती हैं, शेल्स आ रही होती है, टूल्स बन करके आ रहे होते हैं, वो मेन एरिया के अंदर आ रहे होते हैं, राइट। तो ऐसा था कि मे बी एक सेंट्रल अथॉरिटी और नीचे कुछ ना कुछ ऐसे डिवीजन बनाओ, लेकिन रूल जो है, लॉज जो है वो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कोई भी ऐसे पैलेस हमें देखने को नहीं मिला है कि कोई भी बहुत बड़ा महल रहा हो जिससे हम ये जस्टिफाई कर पाए कि कोई तो जो राजा था या जो भी इसको रूल कर रहा था वो इस स्पेसिफिक जगह पे रहता होगा, नहीं। हालांकि हमें यहाँ पे एक प्रेस्ट किंग का स्टोन स्टैचू मिला है, लेकिन अभी उससे भी हम जस्टिफाई नहीं कर पाते कि ये कौन है, राइट। तो वो भी नहीं हो पाया। तो हमारे पास कोई भी फर्म प्रूफ नहीं है कि यहाँ पे मोनार्की थी, यहाँ पे क्या था, तो हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक जो एविडेंसेस हमें जिस तरीके के मिले हैं उसके बेसिस पे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि एक सिंगल स्टेट था, एक सिंगल टाइप ऑफ लॉ और ऑर्डर यहाँ पे अक्रॉस द सिविलाइजेशन फॉलो हुआ करता था, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आ रहे होते, बहुत पहले आते थे, अब नहीं आ रहे रिसेंट टाइम के अंदर, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट इफ यू वांट टू ऐड ऑन दीज पॉइंट्स इन एनी ऑफ योर अदर आंसर तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो हमने सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया कि कब एग्जिस्टेंस में आई, कैसे आई। पहले छोटी छोटी साइट्स थी, फिर धीरे धीरे अर्बन सेंटर्स डेवलप हो गए, सबका हमने सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि जीवन यापन कैसे होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन के ऊपर होता था। हमने पढ़ लिया ट्रेड कैसे होता था। हमने ये पढ़ लिया कि पॉलिटिकल सिस्टम का हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं दे सकते अपनी तरफ से। अब आते हैं द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। एक स्पैन आता है कि ये सिविलाइजेशन हमारी विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके रीजन क्या आते हैं। अब अगेन इसके ऊपर भी हमारे पास कोई भी क्लियर कट एविडेंस या क्लियर कट थ्योरी नहीं है, ठीक है। तो 1800 BC के लगभग ज्यादातर जो मैच्योर हड़प्पन साइट थी वो अबेंडन होने लग गई थी, ठीक है। चोलिस्तान वाला रीजन काफी हद तक खत्म हो चुका था, वहां पे लोग नहीं रहते थे। अब अलग अलग रीजन है, कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया था, फ्लड आ गई थी कि सब कुछ बह गया था, लोगों ने शिफ्ट कर लिया था क्योंकि रिवर सूख गई थी, है ना। कुछ ड्रॉट का बोल रहे थे तो कुछ फ्लड का बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे बहुत मैसिव स्केल के ऊपर डिफॉरेस्टेशन हुआ था, या कुछ बोल रहे थे कि रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया गया था। अलग अलग टाइप के रीजन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा यहां से फिर क्या हुआ, अगर ये सारी चीजें आ गई तो जो बचे हुए लोग थे वो उस एरिया को छोड़ करके दूसरे एरियाज के अंदर जाकर के सेटल हो गए, गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के अंदर। एंड धीरे धीरे जो हड़प्पन कल्चर था वो एक्सटेंड होने लगा और नए नए टाइप के कल्चर इन एरियाज के अंदर आने लगे, जिसको हम लेट हड़प्पन फेज से स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब काफी सारी जो ओल्ड थ्योरीज है वो कहते हैं कि भैया आर्यन इन्वेजन हुआ था, कि जो आर्यंस थे वो आ गए थे एंड इनके अंदर एक लड़ाई हुई थी जिसके अंदर आर्यंस सक्सेसफुल होते हैं और इन सब लोगों को मार काट के डाल दिया जाता है, बेस्ड ऑन कि हमें यहाँ से बहुत सारे स्केलेटन्स देखने को मिले हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है ये काफी डाउटेड है, क्योंकि आर्यन जो माइग्रेशन हुआ है वो टेक्स्ट या जो भी हमें रिटर्न डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग इसके काफी टाइम बाद हुआ है, ठीक है। ऑल्दो जो डिक्लाइन था वो काफी ग्रेजुअल था। अब हो सकता है कि मे बी इसमें कोई एनवायरमेंटल फैक्टर रहा हो, कि कोई बाढ़ आ गई, कोई सूखे पड़ने वाली प्रॉब्लम आ गई, या फिर मे बी कोई सोशल फैक्टर रहा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट के बाद हड़प्पन कल्चर एग्जिस्ट हो गया था, सॉरी एक्सटेंट हो गया था एंड नए कल्चर्स आने लगे थे। उसके बाद हम आर्यन, ऋग्वैदिक और उन सब फेजेस के अंदर मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यही आ रहा होता है कि आपको डिक्लाइन बताना है, लेकिन हमारे पास कोई भी क्लियर कट रीजन नहीं है। जो भी आपने रीजन यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज यहाँ पे पढ़ी है उसको आप लिख करके अपना अच्छा सा एक 3-4 नंबर में आ रहा होता है क्वेश्चन, ज्यादा में नहीं आ रहा होता, आंसर आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 10th जो है डिस्कवरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, कैसे वो एंड हुई वो सब पढ़ लिया, लेकिन एक छोटा सा पैराग्राफ होता है कि इसको पहली बार इंडिया के अंदर कब इसको एक्सप्लोर किया गया एंड आज के टाइम पे उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सर अलेक्जेंडर क्युंगिमंग थे, जो पहले डायरेक्टर जनरल रहे थे एएसआई के। एएसआई इज बेसिकली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट बॉडी है जो ऐसी सारी साइट्स को एक्सप्लोर कर रही होती है और उनके ऊपर काम कर रही होती है, ठीक है। तो इन्होंने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया था मिड 19th सेंचुरी में सबसे पहले, लेकिन इन्होंने उसी टाइम पे कुछ बुद्धिस्ट या चाइनीज पिलग्रिम्स के अकाउंट्स पढ़े थे, तो इन्होंने सोचा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग 500 BC के अराउंड ट्रैक करती होगी, लेकिन ये एक कंफ्यूजन हो गया था। एक्चुअली में ये 300 BC के अराउंड से स्टार्ट हुई थी, जो हम फर्स्ट स्लाइड्स के ऊपर भी पढ़ के आए थे, ठीक है। तो पहले जो बंदे थे जिन्होंने इसका एक्सप्लोरेशन या एक्सकेवेशन स्टार्ट किया था, इट वाज सर अलेक्जेंडर क्युनिंगम, जो पहले डायरेक्टर जनरल बने थे हमारे एएसआई के, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जिनका काफी हद तक इसमें योगदान रहा, जैसे कि रखलदास बनर्जी। उन्हें भी काफी सारी जो सिल्स थी वो मोहनजोदारो के अंदर देखने को मिली थी। उन्होंने हड़प्पन साइट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे मोहनजोदारो पे भी सेम जब सिल्स मिलती है तो समझ में आता है कि अच्छा सिंगल कल्चर है, दोनों जो साइट्स है वो कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर दयाराम साहनी करके एक बंदे थे जिन्होंने हड़प्पन एंड मोहनजोदारो
के बारे में जब स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि जो हिस्टोरिक पीरियड हमें बताया है अलेक्जेंडर कुनिंगम में कि 500 बीसी के अराउंड ये एग्जिस्टेंस में आया होगा, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने कार्बन लेयरिंग वगैरह की थी और उन लेयर्स को स्टडी करके उन्होंने समझा था कि जो सिविलाइजेशन है वो 500 बीसी से पहले एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, अब ऐसी ही सेल्स हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर भी देखने को मिली है। तो हमें समझ में आता है कि जिस टाइम पे मेसोपोटामिया एग्जिस्ट कर रहा था उसी टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली हड़प्पन सिविलाइजेशन ने भी एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया था, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में काफी सारा नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है। द रीजन बीइंग बिकॉज हमारे यहाँ पे अगर था भी कुछ है ना, तो जब मुगल इन्वेजन हुआ उसके बाद से हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर था, जो पढ़ाई थी, जो नॉलेज थी, जो एंशियंट जो चीजें होती थी है ना, उन सबको कंप्लीटली हटा दिया गया। जो हमारा पढ़ने का वो भी था, एजुकेशनल सिस्टम था, उसको कंप्लीटली मॉडिफाई कर दिया गया था। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वहां के लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे अपनी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने में, उसको बचाने में। तो वहां पे बहुत एक्टिवली काम हुआ है, बहुत एक्टिवली वहां पे एक्सकेवेशन और रिसर्च सारी चीजें हुई है। इसी वजह से उसके बारे में हमारे पास एक पॉइंट ये भी होता है कि वहां के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है 1924 के अंदर, ये पहले अलेक्जेंडर कुनिंगम ने किए थे, फिर 1924 के अंदर जॉन मार्शल जो आते हैं वो ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि एक न्यू और एक एंशिएंट सिविलाइजेशन हमें एक्सप्लोरेशन में आई है। फिर 1944 के अंदर जो एएसआई के डायरेक्टर होते हैं आरएम व्हीलर, वो स्टेट्रोग्राफी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि बेटर तरीके से एक्सकेवेशन हो पाए और हम चीजों को समझ पाए। स्टेट्रोग्राफी बेसिकली स्टडी होती है लेयर्स की, कि जो स्टोन्स हमें मिलते हैं या जो भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं उनको कार्बन लेयरिंग के थ्रू पढ़ के उनको एनालाइज करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि अच्छा ये जो मटेरियल है कौन से स्पैन ऑफ टाइम का होगा। तो जितनी नई लेयर होती है वो उतने रीसेंट टाइम की होती है, और जितनी पुरानी लेयर उसके ऊपर होती है उतना ही पुराना उसका टाइम होता है, और उस बेसिस के ऊपर इसको जस्टिफाई किया जाता है। कोशिश की जाती है कि हम उस टाइमलाइन को ट्रैक कर पाए जिस टाइम पे ये स्टोन या ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आया होगा। ठीक है, लेकिन एक नुकसान हमें ये भी हुआ कि पोस्ट पार्टीशन ज्यादातर जो हड़प्पन साइट्स थी वो पाकिस्तान के पास चली गई थी, है ना, एंड उसके ऊपर ऑब्वियसली हमारी टीम्स काम नहीं कर पाई, लेकिन कुछ इंटरनेशनल टीम्स ने काफी ट्राई किया मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स को लगा करके उनको पढ़ने के बारे में। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो भी आर्टिफैक्ट्स यानी ऑब्जेक्ट्स जो भी हमें मिले हैं उनको डिफाइन करने में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मिल गया जिसको हम आज प्रेजेंट डे से रिलेट कर पा रहे तो उनको समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसा डिफरेंट मिल गया जिसको वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे, जिसको वो समझ ही नहीं पा रहे, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, कि हमें सामान बहुत सारा मिल गया, एविडेंसेस बहुत सारे मिल गए, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है। ठीक है, तो इसमें दो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। पहला तो होता है कि ये फाइंड्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मटेरियल, कि क्या मटेरियल यूज हुआ है, क्या स्टोन का बना है, क्या क्ले का बना है, या फिर मेटल्स का बना है। दूसरा ये आइडेंटिफाई करना होता है कि अच्छा अब ये बन तो गया, अब इसका फंक्शन क्या रहा होगा, है ना। मे बी मेटल से बना है, कोई टूल है तो हमने समझ लिया कि अच्छा ये तो प्लगिंग के लिए यूज होता होगा, ये तो बीड मेकिंग के लिए यूज होता होगा, है ना। कोई स्टोन मिला है जिससे कोई ऑर्नामेंट बनाया गया है ना, या फिर कोई रिचुअल ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो ये सारी चीजें समझने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। और दूसरा होता है प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि अब आपको सामान मिल भी गया, आपने समझ भी लिया कि किस मटेरियल से बना है, तो आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो कि एग्जैक्ट यूसेज जिसका कहा रहा होगा। फॉर एग्जांपल हमें बहुत सारी टेराकोटा फिगराइंस मिली है, यानी क्ले से बनी हुई ऐसी फिगर्स मिली है। अब समझ में नहीं आता कि क्या ये कोई गॉडेस थी, तो क्या वो लोग भी गॉड के सिस्टम में बिलीव करते थे। अब क्वेश्चन आ जाता है, तो हमारे पास इसके बाद इसका कोई जवाब नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फिगर्स हमें देखने को मिले, राइट। अब जो ग्रेट बाथ थे, ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर हमें पूरा मिल गया, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि कौन से रिचुअल के लिए इसको यूज किया जाता होगा। क्या इसको रोज यूज किया जाता था या साल में एक दो बार यूज किया जाता था, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है उस चीज को समझने को लेकर के, या उसके अराउंड का कोई भी मटीरियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिव्स ऑन सिल। सिल्स के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के मोटिव बने हुए हैं, जैसे किसी के ऊपर भगवान शिव जी जैसे कुछ बने होते थे, है ना। किसी के ऊपर कुछ क्रॉस लेग्ड फिगर्स बनी हुई है, तो वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। कोई एनिमल बना हुआ है तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा ये किस चीज को जस्टिफाई कर रहा है, या किस चीज के लिए इसको ऐसे बनाया गया होगा। कुछ राजा जैसे ऐसे स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते थे, मुकुट बन गए, बहुत सारे हाथी बन गए, तो ये क्या जस्टिफाई करते थे या क्या सिग्निफाई करते थे वो भी हम नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें बहुत सारे शिवलिंग के लिंग भी मिले हैं, जैसे हमारे मंदिरों के अंदर होते हैं। तो यहां से भी अगेन क्वेश्चन उठता है कि क्या उस टाइम पे भी ये सब चीजें एग्जिस्ट करती थी, क्या ये लोग गॉड को मानते थे, क्या ये लोग रिचुअल्स फॉलो करते थे, क्या ये लोग रिलीजियस थे, राइट। तो वो सब चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन जो भी सामान हमें मिलता है, जो भी आर्टिफैक्ट्स हमें यहाँ से देखने को मिलता है, उसको हम प्रेजेंट डे एनालॉजी के साथ मिला करके जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उसको समझने की काफी हद तक कोशिश करते हैं। तो यही होता है कि आर्कियोलॉजी ने कैसे क्लासिफाई किया है फाइंड्स को। तो दो तरीके से फाइंड्स को क्लासिफाई किया है, मटेरियल एंड दूसरा है उसका फंक्शन, 1-2 नंबर में आ रहा होता है। इसके अलावा
एट टाइम्स क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे आर्कियोलॉजिस्ट फेस कर रहे होते हैं, तो आप ये पूरा इसके अंदर लिख सकते हो। 2-3 नंबर में आ रहा होता है, ज्यादा में नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर बहुत लेंथी था, आई नो, बहुत सारे सब टॉपिक्स थे। ऐसा हो सकता है कि आपको दोबारा से वीडियो देखनी पड़ जाए, लेकिन स्टिल मैं एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी। हमने चैप्टर में पहले फेजेस पढ़े। पहले हमने समझा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है ना। मैंने कल्चर को समझाया, हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझाया कि कौन कौन से एरिया में थी, अफगानिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, गुजरात वाले रीजन के अंदर थी और जम्मू कश्मीर वाले रीजन के अंदर थी। 3 फेजेस थे, अर्ली, मैच्योर एंड लेट फेज। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ का एग्रीकल्चर पढ़ा, सेटलमेंट, क्योंकि सेटलमेंट का मतलब क्या है कि इंसान अब सेटल हो गया। अब वो सेटल कब होता है, जब वो एग्रीकल्चर को एक्सप्लोर कर लेता है। ठीक है, या एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस कर लेता है कि अब तो खेती से ही पालन पोषण हो जाएगा। एग्रीकल्चर के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिकेशन भी करते हैं कि एनिमल से भी उनका काफी हद तक पालन पोषण हो जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के कौन से टूल्स थे या इरिगेशन कैसे होती थी वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने मोहनजोदारो के अंदर बारे में पढ़ा। मोहनजोदारो के एक टॉपिक से हमने काफी सारी चीजों को पढ़ा। हमने पढ़ा टाउन प्लानिंग को पढ़ा कि टाउन के 2 स्ट्रक्चर होते थे, सीटाडल और लोअर वैली। सीटाडल के अंदर भी 2 चीजें होती थी, ग्रेट बाथ, लिख देती हूं यहाँ पे, सीटाडल एंड सेकेंड वन इज योर लोअर वैली। सीटाडल में आपका है ग्रेट बाथ और दूसरा है आपका वेयर हाउस। ठीक है, उसके बाद हमने यहां के ड्रेनेज सिस्टम को डिस्कस किया। ड्रेनेज के साथ साथ हमने डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को डिस्कस किया कि घर कैसे बने होते थे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो हमने समझा कि बहुत सारी सेटलमेंट्स हो गई थी जहां पे अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल था और उसी बेसिस पे वहां पे अलग अलग चीजें बनाई जाती थी। कोई सेटलमेंट जो थी वो फेमस थी टूल्स बनाने के लिए, कोई थी जहां पे स्टोन्स बहुत अच्छे मिलते थे, कोई थी जो बिड्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। राइट, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, क्वेश्चन आ रहा होता है कि इन को रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए कौन से 2 तरीके थे। पहला तो हो गया एस्टेब्लिशिंग सेटलमेंट, दूसरा था सेंडिंग एक्सपीडिशंस। ठीक है, ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए तरीका। ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, एक सेकेंड देना, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, ये वाला हो गया ना, कॉन्टैक्ट्स विद डिस्टेंट लैंड और फिर सेल्स। ठीक है, डिस्टेंट लैंड्स कि हमारे किस किस के साथ कनेक्ट थे, कौन कौन सी ट्रेड रिलेशनशिप्स थे। ओमन के साथ थे, एविडेंस क्या मिला है, ओमन का कॉपर हमें यहाँ पे मिला है और यहाँ के बहुत सारे जो ब्लैक कलर के जार होते थे, जो ब्लैक क्ले के बन रहे होते थे, वो हमें वहां पे मिले हैं। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में हमें बहुत सारी हड़प्पन सेल्स मिली हैं और उनके टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बहरान के साथ भी था। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, तीनों सेटलमेंट्स कंटेम्प्रेरी हैं, एक दूसरे के सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रही होती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिल्स, जिसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर पार आ रहे होते हैं, स्क्रिप्ट्स एंड तीसरा है वेट्स। ठीक है, ट्रेड के अंदर क्या रोल था वेट्स का, है ना। सेल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि ओनर के नाम होते थे, ट्रेड के हमें वो देखने को मिले है ना। स्क्रिप्ट अभी तक अनडिसिफर है। उसके बाद आता है हमारा अथॉरिटी कि क्या कोई राजा था, तो नहीं पता भैया राजा था या कैसा सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, इधर लिख देते हैं, एंड ऑफ सिविलाइजेशन कि सिविलाइजेशन एंड की हुई, अलग अलग रीजन है। कुछ लोग एनवायरमेंटल कॉज बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं आर्यन इन्वेजन वाली थ्योरी को। ठीक है, और नेक्स्ट था कि डिस्कवरी कैसे हुई। तो डिस्कवरी के लिए सबसे पहले अलेक्जेंडर क्यूनिंगम ने उसको एक्सप्लोर या एक्सकेवेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसको जो टाइम स्पैन उन्होंने डिफाइन किया था वो गलत कर दिया था। बाद में धीरे धीरे जब और एविडेंसेस मिले तो समझ में आया। फिर फाइनली 1924 के अंदर आर.एम. व्हीलर ने अनाउंस कर दिया था कि एक नई साइट मिली है, एंड उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोरेशन बहुत हद तक स्टार्ट हुई थी। ठीक है, डिस्कवरी के बाद हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम्स क्या है उनको इंटरप्रेट करने में, कि एक तो हमें उनको क्लासिफाई करना पड़ता है और दूसरा इंटरप्रेट करना भी बहुत ही एक मेजर टास्क होता है कि कौन सी चीज किस यूज के लिए आई होगी या फिर कैसा उनका लाइफस्टाइल रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप मैं आपको समझाने में सफल रह पाई हूँ, सक्सेसफुल रह पाई हूँ। हाँ, कौन से टर्म्स यूज कर रही हूँ, एनीवेज, बट देन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं जितना सिंपल तरीके से इसको पढ़ा सकती हूँ, जितना शॉर्ट करके इसको पढ़ा सकती हूँ, उस तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की, स्टोरी को कनेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि हिस्ट्री बच्चों को बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा होता है। आई जस्ट होप कि सब समझ में आ पाया हो, लेकिन स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ, या फिर कोई भी ऐसा सजेशन है कि आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मैं अपनी स्पीड को कम कर लूँ, बिकॉज वो नेचुरली बहुत फास्ट है, तो अगर मैं ट्राई भी करूंगी तो वो नहीं हो पाएगी।
राइट इसके अलावा कोई भी अगर आपका फीडबैक है, सो आई एम ओपन टू इट, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई वर्किंग ऑन इट टू। सो यही था, और अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।